जय हिंद। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के एक फिक्स पैटर्न के एक फिक्स टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं और अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है आपके सामने, 9 की पावर 6, 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों की योग ज्ञात करनी है आपको। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स, तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनका योगफल हमको निकालना है तो ये बहुत आसान सा सवाल, लेकिन जिनको नहीं पता है कि भाई प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर 9 की पावर 6 है। अब इस 9 को तोड़ा जा सकता है ना, बिल्कुल टूट सकता है। ये 3 इंटू 3 लिख सकते हैं या फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो और नहीं टूट सकते, है ना। जैसे 3 हो गया वो और नहीं टूटेगा, है ना, या फिर 5 हो गया वो और नहीं टूटेगा, 7 हो गया वो और नहीं टूटेगा। तो हमको ये जो नंबर्स दिए गए हैं बेस में, इनको और तोड़ तोड़ के छोटा करना है। तो ये बताइए कि यहाँ पे 9 है, तो 9 का क्या होता है प्राइम फैक्टर, 3 का स्क्वायर, यही ना होता है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके बाहर अभी पावर कितना है, 6 के बराबर है। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, है ना, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये टोटल आपका 12 हुआ। 12 का पावर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है। फिर मल्टीप्लाई, 7 को तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए 7 पावर 7 ही रहेगा। अब आगे सुनिए, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको देखते हैं। तो ये हो गया अपना टोटल, ये जो 4 है बाहर, पूरे के ब्रैकेट के बाहर पावर 4 है, ये दोनों का पावर 4 है ना, तो 3 का भी पावर 4 होगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 इसके पास आएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 8 होगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 का पावर 7 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 का पावर 6 दूना 12 हो गया, है ना। अब आपके पास देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, तो बेस आपके 3 हो गए, है ना। तो यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 12 और 4 16 हो गया, है ना। और यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 8 के बराबर है, और यहाँ पर 7 पावर 7 है। अब ये सभी प्राइम फैक्टर्स में टूट चुके हैं, क्योंकि 3 भी आपका प्राइम है, 2 भी प्राइम है, और 7 भी यहाँ पर प्राइम है, ठीक ना। अब यहाँ पे इन्हीं का योग ही तो पूछा था, प्राइम फैक्टर्स का ही योग पूछा था। तो पहला प्राइम फैक्टर 3, फिर उसके बाद दूसरा 2, है ना, इनको जोड़ना है सबको। दूसरा क्या है, 2 है, फिर यहाँ पर 7 है, तो 7 और 5 टोटल कितना हो गया, 12 के बराबर हो गया। 12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। अब सुनिए क्या तरीका अपनाना है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सोच सकते हैं कि भाई ये आपका 9 है, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो इसका बेस हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया, है ना। अपने को बेस पकड़ना है, ठीक है, वो भी प्राइम नंबर में, ठीक। यहाँ देखिए ये 12 है, तो 12 मतलब क्या, 4 तियाँ 12, तो 4 तियाँ मतलब 4 गुणे 3, तो 4 गुणे 3, तो 3 बेस तो हम ले चुके हैं ना, उसको दोबारा नहीं लेना, ठीक है। अब 4 के बारे में सोचिए, तो 4 क्या होता है, 4 तो अभी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उसको प्राइम में बदलिए, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा बेस कितना मिला, 2 मिल गया, ठीक है, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे बेस कितना है, 7 है, और ये प्राइम भी है, तो बस इसको ले लीजिए। तो इतना लंबा चौड़ा झंझट नहीं करना है, बस इसमें बेस आपको पकड़ना है कि बेस क्या क्या होंगे, आधार, ठीक है, पावर को नहीं देखना। तो ये टोटल आपका आ जाता है 12। समझ में आया सभी को अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए यूनिट डिजिट का एक रूल सिखाते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर कोई नंबर इस तरीके से दिया गया है, a पावर n है, अगर इस बेस की वैल्यू 0 है ना, बेस का यूनिट डिजिट, बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या फिर 6, इनमें से कोई भी नंबर हो, बेस का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6, इनमें से कुछ भी हो, तो इनका पावर चाहे हम कुछ भी रख लें, n की वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका यूनिट डिजिट सेम आएगा। हाँ, यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे पावर n कुछ हो, 1 का पावर अगर कुछ भी है तो इकाई अंक 1 ही बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 331 है ना, तो इकाई अंक किसका, इसका कितना है, 1 है। अब इसके पावर में हम चाहे 5063 रख दें, है ना, 5063 रख दें, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई अंक वही रहेगा। यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा, इकाई अंक
1 के बराबर ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ऐसे ही 5 अगर इकाई अंक में है तो उसका भी पावर कुछ भी हो, नहीं बदलेगा। ऐसे 6 अगर हो इकाई अंक में और उसका पावर कुछ भी हो तो वो फिर इकाई अंक वही बना रहता है, नहीं चेंज होता। तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि भाई प्राकृत संख्या n के लिए, n यहाँ पर प्राकृत संख्या है, 6 की पावर n है ना, और माइनस यहाँ पर 5 की पावर n है। ये बताइए यहाँ 6 है, 0 1 5 6 की कैटेगरी में आ रहा है ना, तो यहाँ 6 है, 6 का पावर कुछ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई अंक हमारा क्या मिलेगा, 1 के बराबर ही मिलेगा, जो ये है वही मिलेगा, यानी कि 6 मिल जाएगा। तो इसका इकाई अंक 6 मिल गया। यहाँ पर देखिए 5 का पावर n, अब n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 आते हैं, कुछ भी रख लीजिए नहीं चेंज होगा। तो ये आपका 5 हो गया इसका इकाई अंक। अब इकाई अंक घटाइए तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यानी कि इकाई के अंक में, अंतिम अंक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक ना, तो इकाई के अंक में यहाँ पर 1 मिलने वाला है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। n की संख्या कुछ भी हो, कोई भी प्राकृत संख्या रख दीजिए, इकाई अंक उसका नहीं चेंज होने वाला। आगे चलिए दोस्तों, ये फेमस टाइप है। अब इसमें हम 4 चीज़ें आपको निकालना सिखाएंगे। कोई संख्या दे देता है आपको, उसमें आपको कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल जितने भी गुणनखंड है उनकी संख्या, या फिर प्राइम फैक्टर्स की संख्या आपको पूछी जाती है, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, विषम फैक्टर्स की, या फिर सम फैक्टर्स यानी समभाजकों की संख्या पूछ ली जाती है। ये 4 तरह से इसमें सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है, ये संख्या हमारे पास 120 है। अब सबसे पहले इस 20 को हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, अब तरीका बताते हैं। एक तो तरीका ये है भाई कि इस तरीके से आप लोग करना जानते हैं ना, बहुत पहले सीखे होंगे इसको, है ना। 120 यहाँ पर लिख के फिर इसको तोड़ते जाएंगे, जो आएगा वो लिख देंगे। लेकिन ऐसे करेंगे तो समय लगेगा ना, इसलिए यहीं पर तोड़िए ताड़िए। देखिए ये लास्ट में 0 है, 0 का मतलब, एक 0 का मतलब 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 10 का मतलब कि यहाँ पर 2 गुणे 5 होगा। ठीक है, तो इस 10 को तो हमने किनारे कर दिया, बचा क्या यहाँ पर आपका 12 बचा। अब 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, है ना, 4 3 12 होता है, मतलब 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये 10 है आपका, और यहाँ पे हम 4 गुणे 3 लिखने जा रहे हैं, 4 गुणे 3 यानी कि 12। अब इस 4 को भी तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, अभी भी ये प्राइम में नहीं टूटा है, तो इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सारे के सारे प्राइम नंबर में हो गए हैं। 2 भी आपका प्राइम है, 3 भी प्राइम है, यहाँ पर ये 2 भी प्राइम है, यहाँ पर ये 5 भी प्राइम है। तो अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर हो गया 3 यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसका पावर 1 है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 2 1 3 हो गया। मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 एक बार है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 भी एक बार है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स में टूट चुका है। अब इसमें पहला देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि प्राइम, है ना, प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चारों चीज़ हम आपको निकालना सिखाएंगे। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके पावर हैं इन सभी को जोड़ लीजिए, बस इतना सा काम आपको करना है। यहाँ कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई यहाँ कितना है, 1 है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है। यहाँ पे कितना है, 1 है, फिर प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। तो 5 प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब देखिए कि यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, है ना, टोटल फैक्टर्स, है ना। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सुनते जाइएगा। तो इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालते हैं कैसे, ये जो पावर हैं, जो भी ये आया है प्राइम फैक्टर करने के बाद, इनके पावर में 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना काम करना है। 3 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 से 1 ज़्यादा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 का पावर 1 है ना, पावर को देखना है और कुछ नहीं, तो 1 से 1 ज़्यादा करेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि टोटल फैक्टर्स हो कितने गए आपके, देख लीजिए, 4 दूना 8 दूना यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 16 टोटल फैक्टर्स होंगे। अब इसमें से कुछ इवन होते हैं, इसी 16 में से कुछ इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। तो पहले देखते हैं कि इवन कितने होंगे, है ना। तो इसी में इवन फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे अगर, तो इवन फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, सुनते जाइएगा। जो इवन है, जो इवन वाला है, इवन इसमें कौन है बताइए, 2 है कि 3 है कि 5 है, 2 है ना। तो जो इवन होगा यानी कि 2, उसका पावर जो है वही लेंगे, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ना उसमें बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो 2 का पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए।
फिर बाकी जो बचे हैं उनको एक एक बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर एक में एक बढ़ाएंगे 2 और यहाँ पर एक में एक बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 2। तो कितना आ गया टोटल का टोटल, 3 दूना 6 दूना यहाँ पर 12 हो गया। अब ये बताइए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि भाई टोटल फैक्टर्स 16 थे जिसमें से इवन फैक्टर्स 12 हैं, तो ऑड फैक्टर्स कितने होंगे? साफ साफ दिख रहा है कि 16 - 12 यानी कि 4 ऑड फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो एक और तरीका है ऑड फैक्टर्स निकालने का, है ना। ऑड फैक्टर्स निकालने का कैसे, सुनते जाइएगा। ऑड फैक्टर्स आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो अब ऑड निकाल रहे हैं तो हम इवन वाले को छोड़ देंगे, है ना। जो 2 है उसको देखना ही नहीं है, आपको 2 के साइड देखना ही नहीं है। बाकी जो बच रहा है उसमें एक पावर में एक एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक में एक बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक में एक बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 यानी कि टोटल आपका 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 16 - 12 करेंगे तो 4 आएगा, या फिर ऐसे इस तरीके से हम जो बताए हैं कि भाई ऑड फैक्टर्स निकालते समय 2 के पावर को देखना ही नहीं, लेना ही नहीं, छोड़ देना है उसको, ठीक है। लेकिन जब इवन फैक्टर्स निकाल रहे होंगे, अभी सवाल आएंगे इवन फैक्टर निकालने वाले और आपके यहाँ पर ऑड फैक्टर्स निकालने वाले, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसमें क्या पूछा था आपको, विषम और सम। तो विषम कितने हैं 4 और सम कितने हैं यहाँ पे 12, तो 4 और 12 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 4 मत कह दीजिएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस पूछा है पहले विषम पूछा है, तो पहले विषम देखेंगे। तो विषम कितने हैं 4 हैं, फिर सम पूछा है तो सम कितने हैं 12 हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो 4 चीज़ें हमने इसमें आपको समझा दिया। इस टाइप के सवाल अब आपसे बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल का सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको बताने वाले हैं। सबसे शॉर्ट मेथड, यदि 2 के 5 क्रमागत गुणजों का दिया गया है कि यहाँ पर 660 है योग, टोटल योग 660 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आपको x मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्रमागत जब भी आ जाए तो क्रमागत वाले सवालों को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 के 5 क्रमागत गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ये गुणज हैं, है ना। ऐसे ही हमको 5 ठो क्रमागत लेना है और उनका योग 660 होना चाहिए। क्रमागत का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से 5 ठो, है ना। अब वो 5 ठो कौन कौन से होंगे, उनमें से सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, ये आपको निकालना है। सुनते जाइए। कितने क्रमागत बोले हैं? 5 क्रमागत। तो जितने क्रमागत बोले यहाँ पर आप उतने लाइन बना लीजिए, उतने जगह बना लीजिए, है ना। तो 3 4 और 5 जगह हो गया। इन सभी का टोटल दिया कितना है? 660 के बराबर। तो यहाँ पर हो गया 660, ठीक है। ध्यान देते रहिएगा कैसे कर रहे हैं। अब इस 660 को जितने क्रमागत बोला है, जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 660 को हम लोग 5 से, है ना, 660 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका 660 है। 660 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से अपन डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करते ही ये कितना हो जाएगा? तो 5 × 5, ठीक है। तो 13 × 5 = 65, एक बचा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 132 आ गया। तो यहाँ पर 132 आ गया ना। अब 132 ये जो भी आएगा ये आपका एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होना चाहिए। तो 132 कहाँ रहेगा? आपके इस बीच में रहने वाला है। आपको क्या पूछा है? हाँ, एक कंडीशन और ध्यान रखना है कि जो ये बोला है उसके हिसाब से ये नंबर आ रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे इसमें बोला है 2 के 5 क्रमागत गुणज, तो 2 का गुणज होना चाहिए वो, है ना। वो नंबर 2 का गुणज होना चाहिए। 2 का गुणज होने का मतलब है कि 2 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, 2 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है ना, तो कट जाएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या आगे ना मिलेगी कि क्या पीछे मिलेगी? नहीं ना, आगे मिलेगी। तो आगे देखिए, 132 के बाद अगला नंबर कौन होगा? 2 का गुणज 134 होगा, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर क्या होगा? 136 होगा, है ना। इससे पहले अगर पूछा जाता तो इससे पहले 130 हो जाता, फिर इससे भी पहले 128 हो जाता। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो आपको इन सभी में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 136 है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे आसान मेथड है इस सवाल को लगाने का। एक्स मान के करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो वो तरीका नहीं लगाना है। जब भी क्रमागत का योग पूछा जाए तो आप यही तरीका लगाइएगा, बेस्ट है।
देखिएगा अब इसमें सम गुणनखंड पूछा है, जो सवाल हमने 120 वाला करवाया था उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले से ही आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के दे दिया है, तो वो झंझट हमारा खत्म हो गया कि प्राइम फैक्टर में कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर बस 2 की पावर 7 है, 3 का पावर 4 है। हाँ, ये चीज़ देख लेना है कि सारे के सारे बेस आपके प्राइम नंबर में होने चाहिए, ठीक है। 5 का पावर 3, यहाँ पे 7 का पावर 1 है ना, कुछ नहीं है पावर, मतलब एक है, एक बार है। तो अब क्या करिए, आपको क्या निकालना है, वो गुणनखंड जो सम है, यानी इवन फैक्टर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, बस निकाल लीजिए। यहाँ पर इवन फैक्टर्स में हमने आपको क्या बताया था कि जो 2 का पावर है उसको एज इट इज़ रखना है। तो 2 का पावर कितना है, 7 है, तो 7 को ऐसे ही रखना है। बाकी सभी के पावर में एक एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है पावर ना, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा। बस इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, 7 चौके 28 और 5 दूना 10, तो 28 और 10 यानी 280। तो 280 इसमें ऑड फैक्टर्स होने वाले हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर इवन फैक्टर्स होंगे इतने, है ना। ऑड फैक्टर्स पूछता तो हम इसको छोड़ देते, बाकी जो पावर है उनमें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेते। बाकी में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड फैक्टर्स कितने बनेंगे बताइए। ऑड फैक्टर्स यहाँ पर 4 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर 3 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 2, है ना, 4 हो जाएगा, है ना। 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब आपका, तो इसमें 40 ऑड फैक्टर्स होने वाले हैं हमारे। उम्मीद करते हैं वैसे सवाल आपसे बन जाएंगे और जल्दी बन जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, ये इकाई अंक वाला सवाल है, यानी यूनिट डिजिट वाला सवाल। अब सुनिएगा 4 का रूल क्या कहता है, कैसे होता है चीज़ें। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप एक पैटर्न एनालाइज करिए। पैटर्न कैसे, जैसे यहाँ पर 4 का पावर n है, यहाँ 4 का पावर n+1 है। n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू, हम थोड़ी देर के लिए n की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 का पावर 3 हो गया, है ना। 4 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ 4 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे, 3 + 1 यानी कि 4 का पावर 4 होगा। हम यूनिट डिजिट में डील कर रहे हैं, इसलिए यूनिट डिजिट के ही बारे में सोचेंगे। यहाँ इकाई अंक 4 है ना, बस 4 को लेकर चलिए और कुछ नहीं, बाकी के नंबर को हटाइए, मारिए गोली, ठीक है। तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक ना, यहाँ पर 4 की पावर 4 होगा। अब ऐसे मत करिए आप, ऐसे बिल्कुल आपको नहीं करना है, सुनते जाइए। देखिए, अगर हम 4 की पावर 1 लेते हैं तो कितना मिलेगा हमको, इकाई अंक 4 मिलेगा। अगर 4 का पावर 2 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का मतलब इकाई अंक 6 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 4 का पावर 3 ले लें तो 4 का पावर 3 यानी कि 64, तो इकाई अंक 4 मिलेगा, है ना, ठीक है। इकाई अंक यहाँ पर 4 मिल जाएगा। फिर अगर हम 4 का पावर यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 64। 64 चौके 64, 6 चौके 24, है ना, कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 हो जाएगा। 256 का मतलब इकाई अंक 6 मिल जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पावर ऑड था तो इकाई अंक 4 मिला, यहाँ पावर इवन था तो इकाई अंक 6 मिला, यहाँ फिर से ऑड है तो इकाई अंक 4 मिल गया, यहाँ फिर से इवन है पावर तो 6 मिल गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 का पावर अगर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट हमारा जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर यहीं पे 4 का पावर कोई इवन नंबर होगा, इवन मतलब सम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट कितना मिलने वाला है, 6 के बराबर मिलने वाला है। बस यही तो सोचना था आपको। तो अब ये बताइए कि हम n की वैल्यू अगर कुछ भी रखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, है ना। तो एक इवन एक ऑड हमेशा बना रहेगा, ये चीज़ें, है ना। तो एक इवन होगा एक ऑड होगा, पावर की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर हमारा n यहाँ पे 3 है तो 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 का मतलब क्या, ऑड नंबर, और ऑड नंबर पे हमारा इकाई अंक क्या देता है, 4 ही देता है। तो ये हो गया 4, फिर यहाँ पे है प्लस। अब हमने इकाई अंक 3 रखा है तो यहाँ पर देखिए, n की वैल्यू 3 रखा है तो 4 का पावर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर 4 यानी इवन, तो इवन पे तो यूनिट डिजिट 6 आता है, देख लीजिए ये हो जाएगा 6। तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 का मतलब इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0। तो 0 जो है वो हमेशा आने वाला है, चाहे हम n की वैल्यू कुछ भी ले लें, है ना, जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। ये भी रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। तो इकाई अंक 0 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे।
देखिएगा, अब इस सवाल में दोस्तों अगर आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी ना तो आपके पढ़ाई का कोई फ़ायदा फिर नहीं है। ये ऐसा सवाल है, बस थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा कि भैया सीधे सीधे जीरो होगा, है ना। ये बताइए कि अगर हम किसी जीरो वाले नंबर से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या उसका इकाई अंक जीरो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5664 है, तो इसको किसी जीरो वाले नंबर से जैसे 20 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो इकाई अंक में जीरो बना है, तो अब इसके पास जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके इकाई के अंक में तो हमेशा जीरो ही बनेगा, हमेशा जीरो बनेगा। तो बस आप ये देखिए कि क्या कहीं यहाँ पे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो एक बार जीरो बन जाएगा क्या। जीरो बनता कैसे है, जीरो बनता है 2 और 5 के मिलन से, 2 और 5 के मिलन से। 2 होगा 5 होगा तो एक तो जीरो बना लेंगे, मतलब 5 का मिलन किसी भी इवन नंबर से हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर में 2 छुपा हुआ होता है। तो 5 का मिलन अगर किसी इवन नंबर से हो जाएगा तो जीरो आपका बन जाने वाला है। तो यहाँ 95 से 99 तक आपका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 95 से 99 तक में यहाँ पर ये एक इवन नंबर है क्या, इवन नंबर है क्या, 92 इवन नंबर है। इसके बाद यहाँ 93 है, 94 है, फिर यहाँ पर क्या 95 नहीं मिलेगा, तो 95 मिलेगा। 95 का मतलब इकाई अंक 5 और यहाँ पर इकाई अंक 2, तो 5 और 2 मिलाकर 10 बन जाएगा, यानी कि इकाई अंक 0 बन गया। और एक बार इकाई अंक 0 बन जाए तो फिर उस इकाई अंक को हटाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। मल्टीप्लाई चाहे किससे भी कर लीजिए वो 0 इकाई अंक से हटेगा ही नहीं। तो एक बार इकाई अंक 0 बन गया, मतलब हम चाहे इसमें कुछ भी गुणा करते रह जाएं उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये सोचना था आपको, ठीक ना। इस सवाल को देखिए, ये गुणनखंड वाला सवाल है जो हमने आपको करवाया था। इसमें गुणनखंडों की टोटल संख्या आपको निकालनी है। टोटल संख्या कैसे निकलेगी सुनते जाइए। यहाँ पर 42 है, 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 सत्ते 42, 42 100 है ना, तो 100 को अभी किनारे रखिए, ठीक है। तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, और 6 होता है 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 इंटू यहाँ पर 7 हो गया, तो ये 42 बन गया। अब सोचते हैं 100 के बारे में। 100 होता है 25 चौके 100, मतलब 25 मतलब 5 का स्क्वायर और 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इनको सभी को देख लीजिए, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा टोटल, है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और फिर यहाँ पे 3 का पावर 1, फिर यहाँ पर 5 है, मतलब 5 2 बार है, फिर यहाँ पर 7 का पावर 1 हो गया। टूट गया ये, इतनी जल्दी तोड़ना होता है आपको, ठीक ना। चलिए, तो 4200 को हमने फैक्टर कर लिया प्राइम फैक्टर्स के रूप में। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है, क्या बताए थे हम टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए, टोटल फैक्टर्स, है ना। कैसे करेंगे, सभी के पावर में एक एक बढ़ा लीजिए। 3 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 4, 1 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 2, फिर 2 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 2। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, तो 48 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 48 टोटल फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया। ऐसे सवाल अब छूटने नहीं चाहिए आपके एग्ज़ाम में। इस सवाल को देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, अब सुनते जाइएगा। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या, अब हम यहाँ पे संख्या ले लेकर देखते हैं, ठीक है। किसमें 5 को विभाजित करने पर 3 प्राप्त होता है, ये देखिएगा, सुनते जाइए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले 0 से शुरू करते हैं, है ना। तो ऐसी संख्या लीजिए जिसकी इकाई अंक में 0 है, तो 10 ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या 10 को 5 से विभाजित करने पर 3 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि 5 दूना 10, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम इकाई अंक 1 वाला कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 11 ले लीजिए, तो 11 को ले लेंगे, तो 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही 12 को जब हम लेंगे तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर हम 13 को ले लें दोस्तों, 13 को, तो 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो एक संख्या हमारा ये हुआ, है ना। इकाई अंक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब आपका रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको और कुछ नहीं सोचना, आप बस ऑप्शन में देखिए कि 3 कहीं पर दिया है क्या, सिर्फ एक तो 3 दिया है क्या, दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी में यही हो जाएगा। हाँ, अथवा 18 मतलब 8 होना चाहिए, तो 8 का कोई इकाई अंक 8 वाला कोई संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 18 ले लेते हैं। तो 18 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा ना, 3 कि नहीं बचा, बच गया ना। वही तो बोला था कि ऐसी संख्या लेनी है
जिसको 5 से विभाजित करें तो शेषफल 3 बचना चाहिए। अब इस n का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो या तो 3 हो सकता है या 8 हो सकता है। इनके अलावा कोई अगर और होगा तो शेषफल 3 उसमें नहीं बचेगा। ठीक है, 3 के अलावा कुछ और होंगे, तो यहाँ पर इकाई अंक 3 और 8 यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिएगा इसको, यूनिट डिजिट का सवाल है। इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक को देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं, तो बस इकाई अंक को आप देखिए। इकाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 8 चौके हो गया 32, यानी कि 2 इकाई अंक आ गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 और 6, 6 चौके 24, 24 का मतलब इकाई अंक में 4 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा सवाल था, 8 आ जाएगा, इकाई अंक 8, ऑप्शन बी होगा, है ना। आगे बढ़िए। ये प्रश्न भी यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड है, आपको इसमें इकाई अंक बताना है। तो 0, 1, 5, 6 वाला रूल जानते हैं ना, ठीक है। या तो इकाई अंक में 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो। अगर इन चारों में से कोई इकाई अंक आता है तो उसके पावर में कुछ हो, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी होगा, इसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 है, तो पावर कुछ भी नहीं बदलेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। वैसे रेलवे में इकाई अंक वाले बहुत सिंपल ही पूछे जाते हैं, बड़ा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इकाई अंक पे हमने एक अलग बना रखा है वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप रेलवे बैच को फॉलो कर रहे हैं तो उस रेलवे बैच में आपको टोटल सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, है ना। यूनिट डिजिट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस रेलवे बैच के सारे क्लासेस कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचा दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।